नमस्कार। यहाँ आने का मेरा एकमात्र कारण और उद्देश्य उन छात्रों तक पहुँचना है जिनका किसी भी कारणवश विद्यालय का क्लास छूट जाता है और वे सारे बच्चे जिन्हें कई बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है, उन सारे बच्चों तक मेरा क्लास पहुँचे, बस यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाऊं और आप भी एक नए और अच्छे प्रयास के साथ जुड़ पाएं। आज हमारा क्लास है 8वीं कक्षा की पुस्तक से वायुदाब की पेटियां। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं वायुदाब की पेटियां। पहले जानते हैं वायुदाब क्या होता है। वायुदाब यानी एयर प्रेशर। जैसे कि हम जानते हैं कि वायुमंडल से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, तो एक मोटी चादर है तो उससे लिपटी हुई है। तो वायु में भी अपना एक भार होता है, एक वजन होता है। इसी वजन से वायु अपनी पृथ्वी पर अपना दबाव बनाती है। इस दबाव को ही वायुदाब या वायु दबाव या एयर प्रेशर कहते हैं। अब एयर प्रेशर बेल्ट क्या होता है, यानी वायु दबाव की पेटी आखिर होती क्या है, जाने। पृथ्वी की सतह पर वायु दाब का वितरण एक समान नहीं होता, बल्कि यह अक्षांशीय रूप से पेटियों में बंधा रहता है या बटा रहता है। इन पेटियों को वायु दाब की पेटियां कहते हैं। ये पेटियां मुख्य रूप से तापमान और हवा के संचालन के कारण ही बनती हैं। जैसे भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब बनता है। अब ये जो पेटियां हैं, ये प्रमुख रूप से 7 पेटियों का नामांकन हुआ है। 7 पेटियां कैसे हैं जानते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, कर्क रेखीय उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय पेटी जो है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, कर्क रेखीय जो वायु चाप है, उच्च दाब है, वह है 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। चौथा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ये ध्रुवीय है नॉर्दर्न यानी उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। आते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण में मकर रेखीय उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। मकर रेखीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मकर रेखा के समीप है, इसलिए 25 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। उसके बाद 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो कि है 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। अब इन पेटियों को हमारी पृथ्वी पर पढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं। ये है हमारी पृथ्वी का संरचना, इसके ऊपर हम देखते हैं विस्तार से। जितनी भी वायुदाब की पेटियां हैं उन्हें देखते हैं हम। ये जो हमारी रेखा देख रहे हैं सब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री तक और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र है वह लो प्रेशर का क्षेत्र है, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है।
इसको डोलड्रम्स भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे डोलड्रम्स के बारे में। इसके बाद चलते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र है वो है हाई प्रेशर का, यानी उच्च वायुदाब का। इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश, घोड़ों का अक्षांश। अब क्या होता है पढ़ेंगे। 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है और ये है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के बीच जो उच्च वायुदाब पाया जाता है उसे ध्रुवीय, यानी उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। अब जो है इन्हें थोड़ा बच्चे अंग्रेजी में भी जान लेंगे। उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी यानी नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, कर्क रेखीय उच्च वायुदाब की पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिन्हें हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, बीच में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मकर रेखीय उच्च वायुदाब की पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी साउदर्न पोलर लो प्रेशर बेल्ट और साउदर्न, ये है हमारा साउदर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और साउदर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसे दोहराएंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब आते हैं, मैंने बात की थी हॉर्स लैटिट्यूड और डोलड्रम्स की। हॉर्स लैटिट्यूड और डोलड्रम्स क्या होता है पढ़ते हैं। डोलड्रम स्थानीय भाषा में वहाँ की भूमध्य रेखीय के आसपास अंचलों की स्थानीय भाषा का में कहते हैं डोलड्रम और उसका अर्थ होता है शांत अवस्था। यानी डोलड्रम क्या है, भूमध्य रेखीय अंचल में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। हम लोग जानते हैं सीधे पड़ने के कारण क्या होता है कि वायु गर्म होकर हल्की होकर सीधी ऊपर की ओर उठती रहती है। धरातल पर वायु शांत रूप से गतिशील रहती है और यह क्षैतिज रूप से नहीं बहती बल्कि वर्टिकली यानी लंबवत रूप से बहती है, जिस कारण इस अंचल में गुजरने वाली पालयुक्त जहाज़ें यानी जो जलीय जहाज़ें आती थीं व्यापार के लिए, वे जहाज़ों के आवागमन में काफ़ी बाधा पड़ती थी। इसलिए इस जगह को शांत अवस्था या डोलड्रम या शांत अवस्था का स्थान कहते हैं। आते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश यानी घोड़ों का अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। इसकी एक कहानी है, क्यों नाम पड़ा ऐसा इसलिए कि बात है 16वीं शताब्दी की। उस समय कर्क और मकर रेखीय अंचलों के शांत पेटी से गुजरने वाली पालयुक्त जलीय जहाज़ों की गति यहाँ आकर रुक जाती थी। इस कारण क्या होता था, यूरोप से आने वाले घोड़ों से भरे व्यापारिक जहाज़ें पश्चिम भारत के द्वीप पुंज और अमेरिका पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। ऐसी स्थिति में जहाज़ के भार को कम करने और भोजन की पूर्ति में कमी न हो, इस कारण व्यापारी क्या करते थे, अपने कुछ घोड़ों को अटलांटिक महासागर में फेंक देते थे। इस कारण दोनों गोलार्धों में उस अंचल को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अश्व फेंके जाते थे। समझ में आया ना। अब इसकी खोज किसने की? वायुदाब की खोज
1743 ईस्वी में इवेंजेलिस्टा टॉरिसली ने की थी। वायु दाब को मापने की इकाई एसआई यूनिट में पास्कल है और मिलीबार है। वायु दाब मापक यंत्र किसको कहते हैं? वायु दाब कैसे मापते हैं? बैरोमीटर। बच्चों, जैसे थर्मामीटर से मापते हैं ताप को शरीर के, उसी तरह बैरोमीटर से हमारे पृथ्वी पर स्थित वायु दाब कहाँ कितना है ये मापा जाता है। अब बात करते हैं इन वायु दाब और वायु प्रवाह के लिए कुछ जरूरी चीज़ें जो कि वायु दाब और वायु प्रवाह पर अपना प्रभाव डालती हैं, वे क्या हैं जानते हैं। अब वायु प्रवाह कैसे होता है थोड़ा जान लें। वायु प्रवाह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, यानी ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की तरफ रुक करके बहती हैं। हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब वायु प्रवाह का नामकरण कैसे होता है? किधर से हवा आती है, क्या नाम होता है, क्यों होता है वैसा नाम? वायु प्रवाह का वायु जिस दिशा से होकर आती है और जिस दिशा में जाती है, उस दिशा के अनुसार वायु का नामकरण होता है। अब वायु के प्रवाह पर कुछ बल कार्य कर होता है, उन बलों के कारण ही उनकी दिशा और दशा बदलती है। कैसे बदलती है जानते हैं। केंद्र बहिर्मुखी बल यानी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का यानी गतिशील वस्तु का, स्थिर वस्तु नहीं, गतिशील वस्तु का केंद्र से बाहर की ओर झुक जाना ही सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहलाता है। उसी फोर्स के कारण कोई भी वस्तु जो गतिशील है वो हमेशा केंद्र से बाहर की ओर झुकती है। जैसे हम लोग ट्रेन में ब्रेक लगने से या किसी भी गाड़ी में चलने से हम लोग जब ब्रेक लगता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, वही सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के कारण होता है। दूसरा बल है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या है? यह एक आभासीय बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो घूमती है ना, उस घूर्णन के कारण गतिशील वस्तुओं जैसे वायु, समुद्री धाराएं, इन सब पर उत्तरी गोलार्ध में अपना अलग प्रभाव डालती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपना अलग प्रभाव के कारण उनका स्वरूप अलग होता है। कैसे? जैसे कोई भी गतिशील वस्तु अगर वह उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने से दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो अपने से बाईं ओर विक्षेपित कर दी जाएगी यानी मुड़ जाएगी। ये कोरियोलिस बल के कारण ही होता है। अब जानते हैं फेरल का नियम। दो नियम हैं, ये जानना अति आवश्यक है। वायु प्रेशर यानी वायु दाब और वायु प्रवाह के लिए फेरल का नियम क्या है बच्चों? फेरल का नियम वह है जिस पर हमने अभी अभी बात की, कोरियोलिस बल, उसी पर आधारित है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण तथा घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं सीधे प्रवाहित न होकर अपने से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका पता सर्वप्रथम मौसम वैज्ञानिक विलियम फेरल ने लगाया था, इसलिए इसका नामकरण फेरल के नाम के अनुसार फेरल का नियम या फेरल का सूत्र कहा जाता है। एक बार जानते हैं फिर से, जैसे हमारी ये जो घड़ी है देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा, जैसे ये घड़ी है तो सबसे पहले क्या बजता है? 12, 1, 2, 3 करके बजता है तो, लेकिन ऐसा नहीं, ये बिल्कुल घड़ी के विपरीत दिशा में होकर घूमती है हवाएं। जैसे ये विपरीत दिशा है, 1, 2 ना होकर ये 11, 10, 9 ऐसे करके इस दिशा में बहेगी, यानी घड़ी की सुइयों के बिल्कुल विपरीत दिशा में होकर बहती हैं उत्तरी गोलार्ध में हवाएं।
और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल घड़ी के सुइयों के समानांतर, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है जैसे 12, 1, 2, 3 करके, इसी दिशा में होकर बिल्कुल घड़ी की सुइयों की दिशा में हवाएं बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने से क्या बहती हैं, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर। एक बार फिर समझने के लिए वीडियो को पॉज करके देखना और समझना, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब जो है फेरल के नियम के बाद एक और सूत्र कार्य करता है वायुदाब पर, वो है बायस बेलेट का सूत्र, यानी बायस बेलेट का नियम। इस नियम का पता मौसम वैज्ञानिक, डच मौसम वैज्ञानिक बायस बेलेट ने 1857 में बताया था। वो क्या है जानते हैं? वो ये कि उत्तरी गोलार्ध में जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं उस तरफ हम लोग पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ हाई प्रेशर यानी उच्च दाब होगा और बाएं हाथ की तरफ लो प्रेशर यानी निम्न दाब होगा। वैसे ही जैसे हम लोग स्पीड से ट्रेन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जिधर से ट्रेन आती है उधर हम लोग पीठ करके खड़े हो जाते हैं ताकि हवा या कोई भी छोटी कण इत्यादि धूलकण हमारे आँखों में, मुंह में न जाए। इसलिए जिधर से ट्रेन आती रहती है स्पीड से उधर हम लोग पीठ करके खड़ा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिधर से हवा आ रही है उधर हम लोग पीठ करके खड़े होने पर उत्तरी गोलार्ध में हमारे राइट साइड यानी दाहिनी तरफ हाई प्रेशर और बाईं तरफ लो प्रेशर होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में राइट साइड यानी दाहिनी तरफ हमारा होगा लो प्रेशर और बाईं तरफ होगा हाई प्रेशर। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और समझ लेना। तो ये बिल्कुल ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जैसे बहेंगी उसके ठीक विपरीत यानी उल्टा बहती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अब इस पाठ से जुड़ी, इस टॉपिक से जुड़ी कुछ आवश्यक प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, वायुदाब से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? उनके नाम और अक्षांशीय मान लिखो। चित्र के माध्यम से पृथ्वी पर स्थित वायुदाब की पेटियों को दिखाओ। फेरल का सूत्र क्या है? बायस बेलेट सूत्र किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश किन अक्षांशों को कहा जाता है? इनका नामकरण ऐसा क्यों हुआ? वायु किस ओर से किस ओर प्रवाहित होती है? आशा है बच्चों आप वायुदाब को इजीली समझ पाए होंगे। और अगली वीडियो से पहले आप ज़रूर यह कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, और अपना सजेशन भी देना कि आप क्या सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।